अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से जुम्मे का मुबारक दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से जुम्मे का दिन मनाइएगा, जुम्मे की नमाज़ पढ़िएगा, हमें भी याद रखिएगा और साथ ही साथ फ़लस्तीनी बहन भाइयों को भी ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। तो जनाब आजकल ना जो ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जिनके पेपर्स आने वाले हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले, क्योंकि 1 मार्च है आज और मार्च में ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं। जब हमारे भी आते थे, जब हम भी इस मरहले में थे तो मुझे पता था कि हमारी क्या सिचुएशन होती थी। महीना पहले ही हमें टेंशन हो जाती थी कि जनाब बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अब पढ़ाई जो है ना जम के करनी है। तो आज ज़रा उनके लिए कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स हैं कि उन्होंने अच्छा पढ़ने के लिए किस तरह की रूटीन उन्हें बनानी चाहिए, क्योंकि रूटीन बनाने के लिए ना छोटी छोटी सी ऐसी हैबिट्स हमें बनानी पड़ती हैं जो आपकी पढ़ाई को, आपकी स्टडी को हर हवाले से सपोर्ट करती है। इस रूटीन को डेवलप करने के लिए उसके लिए तमाम एलिमेंट्स को समझना भी होगा और तब ही जाकर आप ज़्यादा वक्त तक इफ़ेक्टिव स्टडीज़ कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये जहन में रखना है कि आप जिस जगह पढ़ते हैं या पढ़ने बैठते हैं वहाँ का जो माहौल है वो इरिटेटिंग ना हो, ना बाहर की ट्रैफिक का शोर वहाँ पर आ रहा हो और ना ही घर में दूसरों की आवाज़ आपको तंग करे या आपको डिस्टर्ब करे। मुकम्मल तौर पर वहाँ पर रोशनी होनी चाहिए और जिस कुर्सी पे या जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो बड़ा आरामदेह, सुकून दे वाली जगह होनी चाहिए। और दूसरा ये कि काम शुरू करने से पहले ना अपने काम को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लें और इसके मुतालिक अपने लिए सारा डेटा इकट्ठा कर लें पहले से ही। और अगर आप बहुत एनर्जेटिक हैं तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आपने जो चैलेंजिंग काम होते हैं ना उनको टारगेट करना है, वरना वो काम शुरू करें जो आप कम तवज्जो, कम तवनाई से भी कर सकते हैं। और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में लगातार बहुत से बच्चे हैं जो 4-4 घंटे किताब के सामने बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, बल्कि उस टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और उस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक है, इसमें होता ये है कि लगातार आपने 25 मिनट्स तक पढ़ते रहना है, मुकम्मल फोकस के साथ अपनी स्टडी करनी है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको मुकम्मल फोकस के साथ पढ़ना है और उसके 5 मिनट के बाद आपने ब्रेक लेनी है, गैप लेना है 5 मिनट का, जिसमें आप बाहर जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, रेस्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। या फिर आपके कोई साथ बैठा हुआ है तो आप उसको अपना जो याद किया हुआ जो टॉपिक है, जो लेसन है वो पढ़कर सुना सकते हैं। और यही जो साइकिल है ये आपने 2 घंटे तक रिपीट करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये पूरी दुनिया में यही वाली टेक्निक, यही वाला मेथड जो है ना वो स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। यानी आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी इस टेक्निक से और आप मुकम्मल तौर पर हाइड्रेटेड भी रहेंगे और जो कुछ आपने पढ़ा होगा ना उसका कुछ हिस्सा आपको उसी वक्त कह ले कि रिटेन हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। और जब ब्रेक के बाद आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो अपने मुकम्मल फोकस से आपने शुरू करना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप वैसे ही 1-1.5 घंटे तक जो है ना लेस ऑब्जर्वेटिव हो जाएंगे कि आपको अब दिल नहीं करेगा कि मैं पढूं ना पढूं, या आप कहोगे कि फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा। और फिर जितना मर्ज़ी आप पढ़ लेंगे ना तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि ना कुछ याद होगा ना ही आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक और गलती जो आप सबको बताना चाहूँगी, जो अमूमन हम लोग करते हैं, मतलब मैं भी किया करती थी अपनी स्टडी वाले जोन में, कि हम समझते हैं कि हम पहले दिन ही ना पढ़ने बैठेंगे और कई कई घंटे लगातार पढ़कर बहुत सारा काम कर लेंगे। लेकिन याद ये रखें कि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई जो आपको इम्तिहान में कामयाब करवा सकती है वो एक स्टेमिना मांगती है, एक कंसिस्टेंसी मांगती है आपसे। और स्टेमिना एक दिन में कभी भी नहीं बिल्टअप होता है, उसके लिए आपको
स्लोली स्लोली अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं और रोज़ पढ़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। मतलब अगर आज का हमें काम मिला है तो आज उसको हमने याद ज़रूर करना है। उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप अगर एक चीज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे फिर आपको ये नहीं टेंशन होगी कि यार मैंने तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, मैंने तो सारी चीज़ें कवर करनी है। जब आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे, डेली रूटीन में अपनी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो आपके लिए बड़ा कह लें कि वो हेल्पफुल साबित होगा कि आपने पहले से ही कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर किए होंगे। फिर आपको अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, खाने पीने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये वाली जो स्टेजेस होती है ना, ख़ास तौर पर जब लास्ट डेज़ चल रहे होते हैं एग्ज़ाम्स आने के, उसमें हम लोग ना नींद ले पाते हैं अच्छे से, ना खाने पीने पे तवज्जो होती है। बस हम कहते हैं वो किताबी कीड़ा बन जाता है कि हमने पढ़ना है हमने बाकी चीज़ें भी कवर करनी है। तो उसके लिए आपको अभी से ही शुरू करनी है अपनी चीज़ें, अपनी स्टडी को मैनेज करना। हिस्सों में डिवाइड कर ले, जैसे ही आप डिवाइड करते हैं पोर्शंस में तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि कौन से पोर्शन में आप वीक हैं जिसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, और कौन से पोर्शन में आप बिल्कुल अच्छे हैं जिसको आपने पहले भी रिवाइज़ किया हुआ है और अब उसकी रिविज़न करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से वो याद हो जाएगा। और दूसरा ये कि रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने। अगर आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखेंगे ना तो आप पेपर में जाके अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू लिख सकते हैं। जब आप रट्टा लगाते हैं ना तो समझे कि एक वर्ड आपके माइंड से स्किप हुआ, आप पूरे का पूरा वो टॉपिक भूल गए। तो इसलिए रट्टे से थोड़ा सा हट के अपने माइंड्स को, अपने ख़यालात को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें और कॉन्सेप्ट स्टडी करने की कोशिश किया करें। तो ये आज मैंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे पेपर्स आने वाले, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बोर्ड के, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको और भी काफ़ी टिप्स मिल सकती हैं। तो अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हेल्दी ईटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन हेल्दी ईटिंग पे भी आज हमने इमोशनल ईटिंग पे बात करनी है कि हम कभी भी, हमारा मूड ख़राब होता है, हम थोड़े से अपसेट होते हैं, हमारा मूड डाउन होता है, तो हमें क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। किसी का आइसक्रीम खाने का दिल करता है, किसी का जनाब कुछ मीठा खाने का दिल करता है, किसी का कुछ नमकीन खाने का दिल करता है। डिफरेंट पैटर्न होते हैं सबके इमोशनल ईटिंग के। लेकिन ये समझ नहीं आती है मुझे कि हमारा मूड डाउन होता है तो हमें सिर्फ खाने का ख्याल ही क्यों आता है, कुछ और एक्टिविटी करने का ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारा मूड जो है उसकी वजह से सही हो सके। और जब हम ये इमोशनल ईटिंग करते हैं और इतनी ज़्यादा कर जाते हैं कि फिर हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है और वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इमोशनल ईटिंग होती क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकती है, और इससे किस तरह, इस सिचुएशन को कोप अप किस तरह किया जा सकता है, बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फोजिया शराजी इन स्टूडियोज़ में मौजूद है, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर फोजिया, आपको वेलकम कहती हूँ डॉग लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फोजिया, सबसे पहले बताइए इमोशनल ईटिंग क्यों होती है, ये है क्या इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग अगर मुनीवा हम लोग देखें, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसको ले टर्म्स में हम उर्दू में क्या कहते हैं। इसको अच्छा। हम लोग नॉर्मली कहेंगे जज्बाती ईटिंग। अच्छा, ओके, जज्बाती जज्बात खाना, में आगे हाँ, खाना हाँ। खाना। अब ये एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, ये एक ऐसी आदत है जो हम लोग कह सकते हैं कि ओन इट्स ओन नहीं होती, इसके पीछे डिफरेंट रीजंस होती हैं। अच्छा। और इसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, नफ्सियाती एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, हमारे पास फिजियोलॉजिक यानी हमारे जिस्मानी एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, और हमारे एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि क्या हमारा जो मुआशरा, हमारा इवन इसका भी हमारे ऊपर अफेक्ट होता है इमोशनल ईटिंग के अंदर। अब इमोशनल ईटिंग किस तरीके से हम लोगों को अफेक्ट कर रही है, हमारी हेल्थ के अंदर भी आप देख रहे हैं आउटकम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके बुरे आ रहे हैं। वेट गेन, क्रॉनिक डिजीजेस, और इसके अलावा हमारी मेंटल हेल्थ। फर्दरमोर देखिए, इससे एक फीलिंग एसोसिएट हम लोग करते हैं गिल्ट की, शेम की, कि पहले हम लोग खा लेते हैं, बाद में हम लोग को ये फील हो रहा होता है क्यों खाया, कैसे खा लिया, और हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो अल्टीमेटली और डाउन हो रही होती है। इसको हम लोग देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है। अच्छा, अब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले तो जो हमारी बात आती है वो आती है स्ट्रेस की। अब स्ट्रेस जो है, कोई भी इंसान जो स्ट्रेस होगा उसको कोई कॉपिंग मैकेनिज्म चाहिए। अब हमारी एक आदत होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय हम लोग
ऐसी बातें ढूंढते हैं, मतलब कोई लूप्स ढूंढते हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, हम लोगों को थोड़ा बेहतर महसूस हो, और हम लोग अक्सर कंफर्ट फूड्स की तरफ जाते हैं। ट्रू। तो कंफर्ट फूड स्ट्रेस को एक कॉप करने का मैकेनिज्म है। ये टेक्निकली एक ना, इसका भी हमारे पीछे ब्रेन का एक मैकेनिज्म होता है कि हम लोग कंफर्ट फूड्स क्रेव करते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं, उनसे हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस में क्या ढूंढते हैं, सुकून ही तो ढूंढते हैं। और हम लोग इस तरीके से कंफर्ट फूड्स जो है वो क्रेव करते हैं। लेकिन खाने की तरफ ही क्यों जाते हैं, कोई और एक्टिविटी की तरफ क्यों नहीं हमारा दिमाग जाता? अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, या ज़रा सा भी हमारा मूड डाउन होता है, तो हमें होता है कि हम फूड की तरफ भागे, हम फ्रिज की तरफ भागते हैं, कुछ भी हमें हमारा पसंदीदा मिल जाता है और हम उसे खा लेते हैं। अच्छा मुनीब भाई, यहाँ पे हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आएंगे। अच्छा। हम इसमें हमारी बॉडी का रोल भी आता है। अब देखें क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं, अक्सर उसे हाई कार्ब फूड, स्पेशली ऐसा खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, उसका लिंक डायरेक्टली होता है सेरोटोनिन प्रोडक्शन से। अच्छा, सेरोटोनिन प्रोडक्शन से क्या होता है, अब आपको पता है सेरोटोनिन इज हैप्पी हार्मोन, और इसका डायरेक्ट लिंक है हमारी स्लीप से, हमारी नींद से, हमारे मूड से, और समवॉट हमारी एपिटाइट से भी। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी वो चीज़ क्रेव करेगी जिसकी वजह से हमारा सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा ऊपर जाएगा, हम लोग को अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो हम लोग इसलिए एक ना रीइंफोर्समेंट लूप बन जाता है। एक बार आपने एक चीज़ खाई है जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है, सुकून मिला है। अब इसके अंदर भी एक और चीज़ होती है, हमारा, आपको मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में एक बार बताया था कि ऐसे केमिकल्स जो हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं जी। ठीक है, अब डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हम लोगों को काम करता है, हम लोगों को फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी, और ये भी टेक्निकली हमारे हैप्पीनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, हमें अच्छा महसूस करवाता है, स्ट्रेस को कम करता है। अब खाना जो है इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है डोपामिन प्रोडक्शन से। ठीक है, जब हम खाना खाएंगे डोपामिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और इसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस्ड फील नहीं करेंगे, हम लोग को अच्छी चीज़ जो है, हम लोगों को लगेगा कि हम अच्छा फील करें, लेकिन ये एक हद तक ठीक होती है चीज़। अच्छा। अब हमारा दिमाग किस तरीके से सीखता है, हम एक एसोसिएटिव लर्निंग पैटर्न्स होते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग पैटर्न्स के अंदर, इसके अंदर हमारे पास एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का। देखिए हम लोग जब छोटे छोटे होते हैं तब से हम लोग को ये चीज़ सिखा दी जाती है। अक्सर माएँ बच्चों को कहते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हम फलां जगह आपको लेके जाएंगे, कि आपको फलां रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमारा दिमाग जो है ना, ये एसोसिएटिव लर्निंग से सीखता है कि अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमारा दिमाग इस तरीके से इमोशनल ईटिंग को थोड़ा रिवॉर्ड वाली सेंस में ले जाता है। और ये बहुत एडिक्टिव हैबिट है। अगर आपने एक बार की है, डोपामिन प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, एक टेक्निकली सर्वाइवल मैकेनिज्म बन रहा है ना, कि आपके दिमाग को लग रहा है कि ये इस तरीके से आप मैं सर्वाइव कर सकूंगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके पीछे भी एक रीजन है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस के अंदर एक हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। यहाँ पे अब बात आती है कि हमें स्ट्रेस में क्रेविंग्स क्यों होती है। अच्छा, ठीक है। अब देखें कॉर्टिसोल, और ज्यादातर हमें मीठे की क्रेविंग होती है, हम लोग ज्यादा मीठा खाते हैं स्ट्रेस में। ये चीज़ ना वेरी करती है। अक्सर लोगों को सॉल्टी क्रेविंग होगी, अक्सर को पास्ता हाई, जिस तरह कहते हैं कि हम लोगों को अल्फ्रेडो पास्ता, मुझे अल्फ्रेडो पास्ता की होती है। देखिए वो फैटी होता है ना, उसमें क्रीम बहुत है, फैटी है, तो हम लोगों को फैटी फूड्स की क्रेविंग होगी, हाई एनर्जी फूड की क्रेविंग होगी, या अक्सर लोगों को सॉल्टी या मीठे की भी। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। वेरी करता है, कोई चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, कोई आइसक्रीम खा लेता है, कोई इस तरह की चीजें खा लेता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन, जैसे ही स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा हुई है, एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, हमारी बॉडी ने उसको ज्यादा बनाना शुरू कर दिया। ये ज्यादा बनेगा, इससे हमारी भूख ज्यादा होगी, भूख के और भूख भी वो ज्यादा होगी जिसके अंदर हम लोग वो चीजें क्रेव करेंगे जिसमें एनर्जी ज्यादा है। अल्टीमेटली जब हम लोग ये हाई एनर्जी चीजें लेंगे, इससे हम लोग का बल्क बढ़ेगा, फैट डेपोजिशन ज्यादा होगी। नहीं तो ये सिर्फ हमारी जो है मेंटल, मतलब हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा होता है, या वाकई हमें फिजिकली भी भूख लगी हुई होती है? ये फिजिकली भूख नहीं होती, ये हमारा दिमाग हमारे साथ गेम कर रहा होता है। गेम कर रहा होता है। इसके लिए ना हम लोगों को देखें, ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी जब हम लोगों ने देखनी होती है ना, कि हम लोगों ने जब इमोशनल ईटिंग को अवॉइड करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इमोशनल ईटिंग और फिजिकल हंगर, इमोशनल हंगर और फिजिकल हंगर, यानी एक तो होती है ना हमारी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की वजह से जो हमें भूख लगती है, जो सही भूख होती है, और एक होती है जो हम लोगों को इमोशंस की वजह से, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो हंगर, उसके अंदर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? अब इसके सिम्टम्स इतने कॉमन होते हैं कि अक्सर हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इमोशनली ईटिंग कर रहे हैं। ओके। अब
सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि हमारे पास अगर तो फिजिकल हंगर है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, ग्रेजुअल हंगर होती है। अच्छा, ओके। अब और उसका डायरेक्ट लिंक होता है कि आपने पिछली बार किस टाइम पे खाना खाया था। जबकि हमारे पास इमोशनल ईटिंग है, उसमें पिछली बार कब खाना खाया था इसका बिल्कुल कोई लिंक नहीं है, और ये एकदम होगी, यानी बैठे 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 आपको अक्सर एक सख्त भूख लग जाएगी। कहते हैं ना जो हमें बेतुकी भूख हाँ, लगती है, हाँ। ये वो है। और इसकी दूसरी निशानी ये है कि अगर आप जब खाना खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। फिजिकल हंगर से जो है आपको कुछ खाना खाने के बाद फील हो जाएगा कि आपका पेट भर गया। हाँ, बिल्कुल। और इमोशनल हंगर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जितना मर्जी खाना खाते जाएंगे आपको फील ही नहीं होगा कि आप सैटिस्फाइड हो रहे हैं, कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर माइंडलेस ईटिंग होती है। अच्छा। फिजिकल हंगर जो है वो माइंडफुल ईटिंग होती है, आप हर चीज़ हर टेक्सचर एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास इमोशनल हंगर है ये बहुत माइंडलेस होती है। इसमें किस तरीके से आप देखें, इवन दो वी आर क्रेविंग इन आइसक्रीम, हम आइसक्रीम क्रेव तो कर रहे होंगे लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट। हम मतलब खाते उसका जाएंगे, टेस्ट नहीं हमें आ रहा होगा, हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। टेस्ट आ रहा होगा लेकिन हम लोग कुछ फील नहीं कर रहे होंगे उससे। देखिए अगर एक बार आपको भूख लगी और उसमें आप आइसक्रीम खाएं, हाँ। और एक आप बेतुकी आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डिफरेंस। एक के अंदर आप टेक्सचर्स एंजॉय कर रहे हैं, एक टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरे में आप खाए जा रहे हैं और आपको सिर्फ ये पता है कि मैं कोई चीज़ आइसक्रीम खा रहा हूँ, हाँ। और कुछ भी नहीं, आपको कोई सेंसेशन नहीं आ रही है, मतलब यू आर नॉट एंजॉइंग इट। और इसके अंदर और फैक्टर्स ये होते हैं, फिजिकल हंगर के बाद आपको कभी फीलिंग ऑफ गिल्ट नहीं आती है। अच्छा। आप उसके बाद आपका पेट भर जाता है, आप ख़त्म कर देते हैं खाना। और जो आपको इमोशनल ईटिंग होती है उसके बाद अक्सर आप कहते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों खा लिया, फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ शेम, ये ज़रूर आती है। और एक और ये चीज़ होती है कि फ़िज़िकल हंगर में आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी हो आप वो खा लेंगे, आप नखरा नहीं करते हैं। और जब इमोशनल हंगर होती है इसमें आप कोई ना कोई चीज़ क्रेव करते हैं। और अक्सर जो हम कहते हैं ना, अक्सर लोगों का कंफर्ट फूड होता है, अक्सर को जिस तरह आपने कहा आइसक्रीम्स पसंद है, अक्सर को क्रिस्प पसंद होते हैं, अक्सर को कोई पास्ता पसंद होगा, आप वो स्पेसिफिक चीज़ क्रेव करते हैं और वही खानी है फिर। हाँ जी। और बात ये कि उस पर आप इंजॉय भी नहीं करते, फिर भी उसको आप क्रेव ज़रूर कर रहे हैं लेकिन यू आर नॉट एंजॉइंग इट। तो ये कुछ ऑब्सक्योर साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स। हम लोग इनको अगर हमें पता चल जाए कि इन साइंस को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, हम बहुत इजीली जो है कॉप कर सकते हैं इमोशनल ईटिंग को। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा हैबिट बन चुकी है इमोशनल ईटिंग और वो समझ नहीं आ रही कि उसको किस तरह कोप कर सकते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें जो अगर इमोशनल ईटिंग हो रही है तो वो क्या करें, या वो चीज़ें खाएं या ना खाएं? अच्छा मुनीबा, इसके अंदर जो है ना हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है ना वो ज़्यादा पहले आते हैं। अब इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज़ है जो देखें, एक आपकी हैबिट बनते हुए कभी एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, वो काफ़ी देर, एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको लगते हैं, 3 to 6 मंथ्स एक हैबिट को डेवलप करते हुए। जो जिस हैबिट को बनते हुए इतना टाइम लगे, आप कैसे कह सकते हैं वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते के अंदर चली जाए। ठीक है। अब आपको एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल गोल्स सेट करने पड़ते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक दिन के अंदर मुझे फ़र्क पड़ जाए। आपको सबसे पहले तो देखना होता है, आप माइंडफुलनेस, अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको अपने आप का, अपनी ज़ात का पता होना चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो आपने एक फूड डायरी रखनी है और एक मूड डायरी, फूड एंड मूड डायरी जिसको हम कह सकते हैं। देखें, इमोशनल ईटिंग आपने की है, आपने उस टाइम देखना है कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या क्रेविंग्स हो रही हैं, और आपको खाने से पहले क्या महसूस हो रहा था, खाने के बाद क्या महसूस हो रहा है, आपने नोट डाउन करना है। ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये 2-3 बार ऐसे हुआ है, आपको पता चल जाएगा, आप पिन पॉइंट कर सकेंगे कि क्या ट्रिगर है, कौन सा इमोशन है। मैं गुस्से की वजह से खा रही हूँ, मुझे क्या कोई टेंशन हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, या मुझे कोई काम की टेंशन है। आप उसको पिन पॉइंट कर सकेंगे, क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग क्यों कर रहे हैं इमोशनल ईट ना। हम पिन पॉइंट कर सकेंगे कि हमें मसला क्या है। अब देखें, एक हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ फेस करनी है ना, किसी चीज़ को हम लोगों ने ओवरकम करना है, तो हम लोग उसको अवॉइड नहीं करते। अच्छा। वी गो थ्रू इट, वी फेस इट। तो इसमें वही होता है कि वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम हेड्स ऑन, ये, और ये भी ग्रेजुअली होता है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि हम लोगों ने अपने पास हेल्दी स्नैक ऑप्शंस रखने हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? हेल्दी स्नैक ऑप्शंस के अंदर देखें, हमारे पास अक्सर शामी कबाब,
शामी कबाब हमारे पास आराम से घर में फ्रीज घर में बने हुए होते हैं, हाँ। ठीक है, हम लोग ये ले सकते हैं, एक न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ भी है इसके Okay. अंदर, हमारे पास दाल है, फाइबर भी है, हमारे पास जो भी Chicken भी मीट आ जाता है, जो हाँ। भी मीट है हमारा, उस प्रोटीन सोर्स भी है, हाँ। अच्छी चीज़ आ गई है ना। देखिए फाइबर और प्रोटीन मिलके सैटिस्फाइड करेंगे आपको, आपकी भूख जो है ना टेक्निकली इससे थोड़ी बहुत ना कम भी होती ठीक है, ओके। दूसरा आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने अपने मील्स की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो दिनों में पूरे सारे दिन में बैलेंस रखनी है। आपने ये नहीं करना कि अगर आपने सुबह के टाइम नाश्ता किया है और उसके बाद अगला मील आप जाके रात को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फिर अफेक्ट यू। आपको हाँ वो ज़्यादा जो है ना वो भूख लगेगी और इमोशनल ईटिंग ज़्यादा होगी। वो इमोशनल ईटिंग और फिजिकल हंगर ना मिक्स हो जाती हो है, जाएगा। वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, फिर तो आपने बहुत ज़्यादा खाना है ना। Okay. अब देखिए आप 6 फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स ज़रूर रखें। एक आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फिर मिड मॉर्निंग मील जिसमें आप कुछ भी स्नैक, कुछ नट्स वगैरह ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप लें लंच के बाद एक स्नैक के अंदर आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, हाई फाइबर खा ले, हाँ। हाई फाइबर हो, और फिर डिनर। ठीक है, इस तरीके से अब आपके 6 मील्स हो गए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा कम चांस हो जाता है इमोशनल ईटिंग का। अच्छा, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही होती है वो उनके पास हेल्दी स्नैकिंग में क्या ऑप्शन हो सकता है? हेल्दी स्नैकिंग, अच्छा मैं ना यहाँ पे ये बात करती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उसको टोटली अवॉइड करना है। अच्छा। उससे पता क्या होता है, आपका अगर लेट से एक चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है और आप उसकी जगह दही में चीनी डाल के खा रहे हैं, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू ईट द चॉकलेट। आपने वो भी खा लिया लेकिन एट द एंड आप चॉकलेट भी खाएंगे। अच्छा। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा ना पोर्शन कंट्रोल का यहाँ पे ख्याल लेकिन करें। नहीं होता ना, मतलब अगर पूरी बार है ना तो उसमें से एक चंक नहीं खाया जाता, फिर वो पूरी की पूरी चॉकलेट खत्म हो जाती है उस टाइम अच्छा, इमोशनल ईटिंग में। उसका क्या करें? इसका मतलब मुझे ये चॉकलेट की क्रेविंग होती है तो मैं पूरी जो चॉकलेट होती है वो खा जाती हूँ, सिर्फ एक बार नहीं खाती, पूरी खा जाती हूँ। तो क्या इसका करें एक फिर उसका? सॉल्यूशन मेरे पास ये है, ओके, लो फैट मिल्क लें या स्किम्ड मिल्क लें, ठीक है, स्किम्ड मिल्क लें 1 कप, और आपके पास कोको पाउडर होता है, ठीक है, कोको पाउडर ले लें आप, या आपके पास जो भी आपकी फेवरेट चॉकलेट है उसका चंक ले लें। अब अच्छा। हमारे पास अक्सर ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हुए हैं पाउडर्ड कोको पाउडर में भी और वैसे भी पाउडर्ड मिल्क्स में, व्हाइटनर्स में भी, कि उस 0 कैलोरीज होती है। अच्छा, ठीक है, उसमें 0 कैलोरीज होती हैं। Okay. आपने क्या करना है, आपने उनको ब्लेंड करके मिल्क शेक बनाए, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी अ चॉकलेट ड्रिंक। ठीक है, आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई होगी लेकिन इसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होगी। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं, ये एक सस्टेनेबल हैबिट नहीं है। आपको अच्छा। साथ में जो मैंने साइकोलॉजिक फैक्टर्स का हाँ। कहा है ना, इसकी तरफ भी आना है, ये ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। और इसमें इन द मीन टाइम आपको मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आपने चीज़ें अवॉइड करनी है। और अक्सर ना ये सीन भी होता है कि जब हम लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग डाइटिंग करें, एक्सट्रीम डाइटिंग की तरफ ना चले जाते हैं। अब इमोशनल ईटिंग के अंदर डाइटिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है। इट इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। देखें, एक एक्सट्रीम हैबिट को आप किसी दूसरी एक्सट्रीम हैबिट से नहीं चेंज नहीं कर सकते। वो इसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है, देखें आपने इमोशनल ईटिंग एक ना ऑब्सेसिव थोड़ी सी आदत होती अच्छा, है। ठीक है। आपने ये छोड़ी है, आपको लगा है कि ये गिल्ट के अंदर आपने छोड़ी है कि मेरा वेट गेन ज़्यादा हो बहुत रहा है, मैं ज़्यादा हो बहुत गया, ज़्यादा हाँ, खा रही true, हूँ, तो true. मुझे ये चीज़ चेंज करनी है। तो आप डाइट की तरफ गए हैं, आपने डाइट करना शुरू किया है। डाइट करते करते आप, अक्सर लोगों को मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। उन्होंने दिन में 1 मील लिया, 2 मील लिया, 3 मील लिया, और अगर उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो वो गिल्ट शेम, खुद को गिल्ट ट्रिप कर देंगे, उनको बहुत ज़्यादा इस बात का, वो इस बात से मूव ऑन ही नहीं कर पाते कि हम लोगों ने खाया। फिर दे अल्टीमेटली पनिश देमसेल्व्स फॉर सम रीज़न। ये भी एक बहुत एक्सट्रीम हैबिट है। देखें, हमारे पास जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स कहाँ से शुरू होते हैं, स्पेशली इन मॉडल्स, कहाँ से शुरू होते हैं? वो यहाँ से, इस तरह की सोच से ही शुरू होते हैं कि वो अपनी एक हैबिट को अवॉइड करते करते एक दूसरी नेगेटिव हैबिट की तरफ जाते हैं, एक्सट्रीम पे चल और वो जाते भी हैं। एक्सट्रीम है, और इसका अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो भी आपकी या तो आप एक्सट्रीम वेट लॉस या आप डाइटिंग छोड़ देंगे और अपनी पुरानी आदतों की तरफ वापस जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या किसी न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन्स की कमी की वजह से भी ये हो सकती है इमोशनल ईटिंग ज़्यादा ट्रिगर? इमोशनल ईटिंग किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से ट्रिगर नहीं होती है एज सच, लेकिन हम इसको इमोशनल ईटिंग को किसी मेडिकल कंडीशन से किसी मेडिकल कंडीशन को किसी इमोशनल ईटिंग के साथ हम कंफ्यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे? देखें, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ का एक सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है।
आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप लोग समझ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि आप खाए जा रहे हैं, आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आप शायद स्ट्रेस के अंदर आके ईटिंग कर रहे हैं। इसमें ना ये भी हमारे लिए चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बाकी सिम्टम्स को भी देखें। अब ये एक डायबिटीज़ का सिम्टम है, इसके लिए आपको कहेंगे कि प्रोफेशनल्स के पास जाएँ, टेस्ट करवाएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, शुगर टेस्ट करवाएं, और मोस्ट प्रोबली आधे से ज़्यादा केसेस को शुगर डायग्नोस होती है इसमें। लेकिन दूसरे हमारे पास सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक उनको यूरिनेशन बहुत हो रही होती है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। इसके अलावा PCOS के हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। सही। वो मेडिकल कंडीशन और इमोशनल ईटिंग का जो है ना काफ़ी डिफरेंस होता है बीच में। तो हम लोगों को ये फिर देखना चाहिए कि साथ में कोई दूसरे साइंस और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं कि जो आपकी मेडिकल कंडीशन को जो है वो ट्रिगर करे और उसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर फौजिया शराजी मौजूद है। डॉक्टर फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात करते हैं इमोशनल ईटिंग के ऊपर कि हम जब भी हमारा मूड अपसेट होता है तो हम क्यों ज़्यादा खाना खाते हैं या हम इमोशनल ईटिंग क्यों करते हैं, तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है उस पर भी हमने बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम जागो लाहौर के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अवामी फ़लाहो बेहतरी के लिए हम लोगों ने जो काम किया है बड़ा अच्छा काम किया है और उससे उसकी पजीराई भी हमें मिलती रहती है। हम आवाम की आवाज़ उठाते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ताकि जो भी इश्यूज़ है वो हुकाम बाला तक पहुँचाए जा सके, कंसर्न पर्सनस तक पहुँचाए जा सके। तो एक ऐसा ही इशू जो हमने फरवरी के महीने में उठाया था कि एस्थेटिक क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं लाहौर में। किसी भी जगह पर आप जाते हैं ना तो इतने ज़्यादा क्लिनिक्स खुल चुके हैं कि अब वहाँ पर ना कोई आपको प्रोफेशनल बंदा मिलता है और ना ही कोई सर्टिफाइड मिलता है जिन्होंने ट्रेनिंग्स भी नहीं ली होती है और वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। तो हमने इसके ऊपर बात की अपने नुमाइंदे बिलाल के साथ, और जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर सलमान हसीब थे उनको भी हमने बुलाया और इस पर हमने डिस्कशन भी की। और अच्छी बात ये है कि जनाब अब पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने हमारे इस प्रोग्राम को देखते हुए, उस क्लिप को देखते हुए जिस हवाले से हमने निशानदेही की थी, और उन्होंने अब इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी एस्थेटिक मेडिसिन या फिर जो प्रैक्टिस उनको करने से रोक दिया है। और इस हवाले से उन्होंने मुरासला भी जारी कर रखा है कि एस्थेटिक मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है और एस्थेटिक सर्जरीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले और डिप्लोमा होल्डर्स ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो अपना क्लिनिक चला सके या कोई भी प्रैक्टिस कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए भी और हमारे देखने वालों के लिए भी। तो हमने क्या बात की थी उस प्रोग्राम में, उसका एक क्लिप आप लोगों के लिए हमने निकाला है, आइए पहले वो देख लेते हैं। हुकूमती कोई पैरामीटर्स नहीं है कि जिनके मुताबिक ये सारी चीज़ों का इनिशिएटिव लिया जाए, अपने क्लिनिक्स खोले जाएं, अपने ऑफिसेस खोले जाएं? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो आपको पता है कि एस्थेटिक ब्यूटी का आजकल दौर चल रहा है और हर बंदे की ख्वाहिश है रंग गोरा करना। तो मैं तो इस वजह से अब सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ, मुतमिन हुआ हूँ कि ये सलमान हसीब साहब खुद डर्माटोलॉजिस्ट हैं। तो आप इनकी रंगत देख लें। देखिए रंगत पे नहीं जाना, आपका काम पे जो जाना, आपकी पे नहीं जाना। देखिए एक स्किन एक स्किल्स है। हाँ जी। आपने हमेशा अपनी स्किल्स पे जाना है। हाँ। तो जैसी आपकी स्किन है इसको बेहतर तो किया जा सकता है। तो अभी मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि ग्लूटाथियोन जो इंजेक्शन है, बिल्कुल ट्रू, इस हवाले से इंजेक्शन से कहा जा रहा है। ड्रैब ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान में इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं और जो भी इसको इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ये तो हो रहा है, ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स खाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे हमें पता चलता है, ड्रिप्स लग रही है, इवन 2 इंजेक्शंस लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और इसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया है महकमा सेहत की जानिब से, ड्रैब की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि जिस जगह से अब ये लगता नजर आएगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये थी कि आजकल ये जो डिप्लोमास कर रहे हैं, आपको पता है कि इसकी मांग इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि वो डॉक्टर जो यूरोलॉजी का था, जो मेडिसिन का था, जो हार्ट का था, जो मतलब न्यूरोलॉजी का था, वो सारे जिनके काम नहीं चल रहे थे उन्होंने कहा डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए। तो एक्चुअली हुआ ये है कि इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा वो ये कहते हैं चले जी हम एक सर्टिफिकेट ले लेंगे, डिप्लोमा ले लेंगे, तो अपने क्लिनिक के बाहर लगा लेंगे।
तो हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो चलाना शुरू कर देंगे। ओके। और उसकी वजह पता है कि लोगों की भरमार बहुत ज़्यादा है। हर बंदे को ज़रूरत है इस वक्त PRP की, हर बंदे को ज़रूरत है वाइटनिंग इंजेक्शंस की, हर बंदे को ज़रूरत है मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करवाने की, दाग धब्बे हैं, मतलब मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लेज़र है, मतलब एक्सेट्रा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जब डिमांड बढ़ती है ना, तो जो स्किलफुल हैं, जो पढ़े लिखा तबकात हैं, इनकी अपनी FCPS इन डर्माटोलॉजिस्ट होती है जो कि MBBS के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद जाके ये वो मिलती है डर्मेटोलॉजिस्ट। और जनाब ये वो क्लिप है जिस प्रोग्राम में हमने इन तमाम तर चीज़ों को हाईलाइट किया था कि जिसका कुछ नहीं बन रहा वो डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाता है, अपना क्लिनिक खोल लेता है और जनाब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, उनकी जान भी जा सकती है अगर एक अनाड़ी डॉक्टर के पास आप चले जाए जिसको पता ही ना हो एस्थेटिक का। तो ये 13 फरवरी को हमने इसके ऊपर पूरा शो किया था, पूरा सेगमेंट किया था अपने गेस्ट के साथ, और आज 1 मार्च है और समझ लें कि कुछ ही दिनों में बर वक्त कार्रवाई हुई है और उन लोगों के ख़िलाफ़ ये ऐलान भी किया गया है कि उन लोगों को काम करने से रोक दिया जाएगा जिनके पास डिग्रीज़ मौजूद नहीं होंगी। तो इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तरफ से। हमारे साथ डॉक्टर सलमान हसीब भी इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया। बिलाल आपको भी वेलकम कहती हूँ और सलमान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो सलमान आप इससे बात करूँगी कि बड़ा हमने इसके ऊपर बड़ी अच्छी ओपन डिस्कशन की थी कि किस तरह स्टैटिक क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं और लोगों के साथ एक तो उनके पैसा भी लूटा जा रहा है और दूसरा कि उनकी सेहत के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अब उन लोगों को रोका जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ देखिए, आपका माशाल्लाह एक बड़ा पुराना रोल रहा है बिलाल चौधरी साहब का, आपके टीवी का, कि हमेशा हेल्थ रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं उनको उठाते रहें। और ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पब्लिक इश्यूज़ को टेकअप भी कर रहे हैं, और अगर आप किसी चीज़ को उजागर कर रहे हैं तो उनको, और किसी चीज़ को उनके सामने ला रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन हो रहा है जी। जो सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एंड काउंसिल प्रोफेसर रिजवान ताज साहब, मैं समझता हूँ कि उनका ज़बरदस्त एक्शन है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भर में जो है डर्माटोलॉजी की और प्लास्टिक सर्जरी की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है। और इस ज़मन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो न्यू प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ डर्माटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी जो हैं उनको कुरिकुलम का हिस्सा बना के रेगुलेट करके प्रॉपर ट्रेनिंग की जो है वो इजाज़त दी जाए विद इन द यूनिवर्सिटीज़, विद इन द रिकॉग्नाइज सेंटर्स। रादर के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर भी नहीं है वो भी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट भी नहीं है वो भी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। लोगों ने यहाँ चेनें बनाई हुई हैं और वो नॉन डॉक्टर जो हैं, टेक्नीशियंस, नर्सेज एंड फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे एज ए स्किन स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। और मिसनोमर और जो गलत एक दो नाम इन्होंने अपने मतलब डर्माटोलॉजी से मिलते जुलते नाम रख लिए हैं, तो इससे कौम को एक तरह से लूटा भी जा रहा है, बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। तो आपने इस सिलसिले में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह से जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उन्होंने एक्शन लिया है। इसके बाद ये जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है हेल्थ केयर कमीशन पंजाब पे, द वाइस चांसलर्स ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। इस कुरिकुलम को ना सिर्फ डिफ़ाइन किया जाए बल्कि जो लोग अनरेगुलेटेड अनऑथराइज्ड ट्रेनिंग्स करा रहे हैं और मिलियंस लूट रहे हैं उनको रोक के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में आप देखें जो क्वैकरी फैली थी, ये वही लोग थे जो आगाज़ में डॉक्टर्स कम थे तो लोगों ने ट्रेनिंग्स कर ली और बाद में वो सारे डॉक्टर बन के बैठ गए। तो सेम इज़ हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ डर्माटोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी। इसके ऊपर सख्ती से ना सिर्फ एक्शन होना चाहिए बल्कि इसकी जो ट्रेनिंग है उन सबको रेगुलेट करना। बल्कि फर्स्ट स्टेप तो ले लिया गया है ना पाकिस्तान में जो मेडिकल काउंसिल है उसकी तरफ से, तो आगे भी इंशाल्लाह कि इसको आगे भी प्रोसीड किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर सलमान, मैं ये भी आपसे इस पे इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगी कि एक तो ये सैलॉन्स में भी हर चीज़ हो रही है, PRP भी हो रही है जी, वो आपको हाइड्रा फेशियल भी दे रहे होते हैं, उन्होंने रख ली होती है सिर्फ मशीन्स और वहाँ पर वो सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। दूसरा ये कि अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे ये कोई रिवाज नहीं है कि अगर हमने कोई ट्रीटमेंट लेना है,
कि डॉक्टर भी हमें ये रिकमेंड नहीं करता कि पहले आप अपने फुल बॉडी टेस्ट करा के आए कि कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई ऐसी डिजीज ना हो जो एग्रीवेट हो जाए या जिसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर सही वाले डर्मेटोलॉजिस्ट है वो भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप फुल बॉडी टेस्ट करा के आए। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से एक होना चाहिए कि रूल रेगुलेशंस होनी चाहिए कि पहले टेस्ट हो देन कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाए। अच्छा देखें, वो तो डिपेंड करता है कि किस किस्म के इशू के लिए आप आए। अच्छा, आप के जितने डिजीज़ रिलेटेड हैं, मेरा ख्याल जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो टेस्ट करा के करते हैं। अच्छा, अब डिपेंड यही करता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और ये चेन्स जो बनी हुई हैं कुछ स्क्रीन पे भी आपकी रन हो रही हैं, इनमें बैठ के मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे बता रहे होते हैं। अच्छा। तो अब आप इस तरह के डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए मेरा ख्याल है PMDC का, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का एक्शन ज़रूरी है। ठीक है कि वो बैठ के कह रहे होते हैं जी टिकटॉक पे छੱडें जी, डॉक्टरों को क्या पता, हम बताते हैं, ये प्रोफेसर हज़रात को क्या पता है, हम बताते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है और ये असल में माजी में भी इस तरह की अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि ये माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब जो मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इस पर 100 ऑफ मिलियंस बनाने शुरू कर दी। अच्छा, अब बात यह है कि उन्होंने भी इस पे छोटे छोटे डिप्लोमे कोर्सेज 7-7 दिन के वो भी यूनिवर्सिटीज़ ने अब शुरू कर दी। एक नामवर यूनिवर्सिटी है लाहौर में, लाहौर के नाम पे उसका नाम है। वो पहले डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी बनाते रहे, उन्हें बड़ा समझाया कि ये इनकी ना तो कोई डिफाइंड डिग्री है, विदाउट MBBS डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी बना देते थे। फिर उन्होंने डॉक्टर ऑफ MS मेडिकल साइंसेज बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो तकरीबन 4-5 हज़ार बच्चे हैं जो इस वक्त पंजाब में और पाकिस्तान में फिर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि हमारी डिग्री वैलिड कहाँ पे है, क्योंकि उस डिग्री की तो जॉब ही कोई नहीं है, HEC से रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। अब बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी लेवल का अदारा मुल्क में बैठ के बच्चों के अगर करियर से खेल रहा है। ही नहीं है तो वो कैसे डिग्री करवा बात रहे हैं यह है उसके कि अंदर? अच्छा, HEC सिर्फ ये कह दे कि हमने डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं की, तो बात यह कि अगर हजारों बच्चों के मुस्तकबिल से जो खेला गया उस पर एक्शन किसने लेना? कौन जिम्मेदार है? वो उठ के अब वो शुरू करा के बैठ गए डॉक्टर ऑफ एस्थेटिक्स एंड डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट इन एस्थेटिक्स। फिर वो ना UHS को मानते हैं ना वो PMDC को मानते हैं, ऐसे ऐसे इदारे बन गए। अब बात यह है कि वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के MNA MPAs और सेनेटर्स को पैसे भी लगा लेते हैं और वो इतने पावरफुल होके बैठ गए कि उनको कुछ छेड़ नहीं सकता। अब मुझे तो यकीन है कि PMDC के प्रेसिडेंट स्टैंड लेंगे, लेकिन चूंकि ये माफिया है, इन्होंने PMDC तो को माफिया इतना स्ट्रांग है कि हमारे जो इदारे हैं वो उनके आगे जो है कुछ भी नहीं एक्शन ले सकते हैं। देखे ना, वो अब जिस यूनिवर्सिटी ने फैसलाबाद में भी कैंपस बना लिया हो, साहिवाल में भी कैंपस बना लिया हो, इस्लामाबाद में भी, बल्कि पुर्तगाल और दुबई में जाके कैंपस बना ली हूँ, वो जो मर्जी डिग्रियाँ बांटी जाएँ। इस वक्त पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि सर्विसेज अस्पताल में 2 रेडियोलॉजिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो जाली डॉक्टर थी। अच्छा। अब वो पता है मसला ये है कि वो बच्चियों को तो पता ही कोई नहीं था बेचारी कि वो जाली हैं कि नहीं, वो तो डिग्री लेके आई हुई थी उस यूनिवर्सिटी से। ओके। ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इनका रोकथाम ना किया गया, सदेबाब ना किया गया, बड़े बड़े सेनेटर्स के रिश्तेदारों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और पावरफुल लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बच्चों के करियर के साथ खेल रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, लोगों को गलत चीज़ें बता रही हैं कि आप डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ एस्थेटिक्स, स्पेशलिस्ट इन एस्थेटिक्स, स्पेशलिस्ट नहीं तो क्या ये हमारे जो हुकूमत में लोग हैं, हमारे ओहदेदारान हैं, हमारे गवर्नमेंट में जो कंसर्न पर्सन्स हैं, उन्हें ये सारी चीज़ों का इल्म है, आइडेंटिफाई करता है कोई इन तमाम मेरा ख्याल ये है, देखें बात यह है कि जब ये 3-4 डिग्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 5 साल तक हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल तारीख किया, बात ये नहीं थी कि सिर्फ आप उस पर लिख देते कि ये बस ये डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है। अच्छा। बात यह कि उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज बांटी क्योंकि इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। बच्चों के तो 5 साल जिंदगी के जाया हो गए, उनका तो कह ले कि पूरा फ्यूचर खराब हो गया। अब वो तो मुआशरे में भी बेचारे मुंह नहीं दिखा पा रहे कि हम तो डॉक्टर ऑफ रेडियोलॉजी हैं या नहीं, हम तो रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट बने हैं कि नहीं। अब उन्हें जो जॉब्स मिल रही हैं वो इवन अनरिकॉग्नाइज भी अगर कोई रख रहा है तो एज को पैरामेडिकल स्टाफ बेचारों को रख रहा है जो ख्वाब देख के आए थे कि हम रेडियोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं। सिमिलरली अब वो उनके एक साहिब हैं, वो आजकल भागे फिर रहे हैं, वो आजकल कह रहे हैं कि हमने एस्थेटिक फिजिशियन बनाने हैं और एस्थेटिक्स ट्रेनर बनाने। तो ये इस तरह की एक रहीम यार खां में यूनिवर्सिटी बनी हुई है लाहौर में। अब देखा क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं, 2-3 महीने का कोर्स कराते हैं और बच्चों से 4-6 लाख रुपया ले लेते हैं और हाँ, और उसके नीचे लिखा होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, डेंटल डॉक्टर्स आपको बनाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट, ऑल आर एलिजिबल टू बी इनरोल्ड है। मुख्तलिफ बैनर्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स। अच्छा, अब आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे सर्च करें, सोशल मीडिया पे ऐड आ रही होगी कि न्यूट्रिशनिस्ट आर इवन एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन एस्थेटिक्स मेडिसिन एंड द फिजियोथेरेपिस्ट एंड द डेंटल डॉक्टर्स एंड एवरीवन।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से फिर इसके ऊपर भी हमारे महकमा सेहत को जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए। लोगों ने तो अपने, जिसने ड्राइंग रूम में भी क्लिनिक बनाया हुआ है वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, हाँ, उसने भी बाहर लिख के गया हुआ है ट्रेनिंग सेंटर। तो ये इस तरह मेरा ख्याल है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को इस पर बड़ा सख्ती से अमल करना होगा, और वो जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी अपने कुरिकुलम को देखना होगा, उनको भी अपनी चीज़ें स्पेसिफाई करनी होगी कि इतनी देवनागरी लाहौर जैसे शहर में माजी में नहीं रही, माजी में कभी भी नहीं रही, दारुल हुकूमत है दारुल हुकूमत पाकिस्तान है। का। और अभी इनकी देखा देखी अब क्या शुरू हो गया है, लर्न अल्ट्रासाउंड इन 12 डेज, आपने देखे होंगे। सो आप अभी गूगल कर लें, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट बने 12 दिन अच्छा, में। हाँ, ये क्या तो बात है। माजी में मैंने पहले भी कहा था, नहीं ये तो अब दीवारों पे लिखा, दीवारों पे लिखा होता था। चीजें थी, मैं बिलाल को भी इस कॉन्वर्सेशन नहीं में 10 एक साल पहले थी कि दीवारों पे लिखा होता था 30 दिन में डॉक्टर बने। अब जो नया अब हालात या फिर मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गया, हम लोग स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से ये आइडेंटिफाई जल्दी हो जाते हैं। पहले भी ये चीजें हो रही 12 होती थी। दिन में जो है वो क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट बने। अच्छा 12 दिन में ये बने, ये इस तरह के कोर्सेज। और लोग क्या करते हैं, एक होटल बुक करते हैं और उसमें 3 दिन की वर्कशॉप का 40-40 हज़ार रुपया वो ले लेते हैं लोगों से। इवन आप देखें कि महकमा तालीम ने इतनी अच्छी रेगुलेशन कर दी है कि कोई ट्यूशन सेंटर जो है वो नहीं बन सकता विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये छोटे छोटे जो पहले ट्यूशन सेंटर खुले होते थे, वो अब नहीं उनको बन भी सकता, रजिस्ट्रेशन अब वो करानी भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन। लेकिन फिर कैसे करेंगे? महकमा सेहत जो है फिर वो क्या कर रहा है? अगर बैनर्स भी लगे होते हैं, सोशल मीडिया पर भी एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा आ रही है, तो फिर क्या महकमा सेहत क्या कर रहा है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिसके अंडर जिन मैरिट्स के अंडर इन तमाम तर चीज़ों को अलाउ किया जाए? देखिए मुनीबा, ये सबसे पहले पाकिस्तान में और पंजाब में पंजाब फार्मेसी कौंसिल है, वो मुख्तलिफ जो बनते हैं फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, और ए कैटेगरी बी कैटेगरी के इम्तिहान कराती है। इसी तरह पंजाब मेडिकल फैकल्टी है जिसके अंदर मुख्तलिफ अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो छोटे छोटे जो कोर्सेज है ना वो करवाते हैं। अच्छा, ये काम होता है वहाँ से शुरू, ठीक है। वहाँ पे आप किसी को टेक्नीशियंस बना देते हैं, रेडियोलॉजी का, पैथोलॉजी का, और डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ हैं उनका जो डॉक्टर नहीं बन सकते, वाइट कॉलर जॉब उन्हें कहा वाइट जाता है कॉलर ना, जॉब, हाँ। और जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। फिर वहाँ से आगे ये कुछ चीज़ों को एडिशन करते हैं 2 नंबरी के तौर पे। अच्छा। कि जिस तरह, चूँकि अब आप सबको पता है कि इस वक्त जो फ्यूचर है और जो आने वाला जो दौर है वो एस्थेटिक ब्यूटी का ही है, बिल्कुल, तो सबको पता है। और वो लोगों की यही ख्वाहिश है कि पैसा कमाना है, ठीक है। पैसे कमाने के चक्रों में वो लोग इसी चक्रों में हैं कि जिन्होंने पहले अब न्यूट्रिशनिस्ट का दौर था, फिजियोथेरेपी का दौर था, और वो सारे जो बच्चे हैं वो निकल के अब इसी साइड पे आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी निकल के इसी साइड पे आ रहे हैं, चूँकि एक चमक है ना पैसे की और एक अच्छे फ्यूचर की। तो इसी वजह से जिसका भी फ्यूचर आने वाले वक्त में होगा तो उसी में फिर लोग भाग के जाएंगे, उसी में 2 नंबरियाँ जो हैं ये होगी। बकाई ये जो रेगुलेटरी है ये सारा इस्लामाबाद से होता है। अच्छा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये पंजाब में होनी होती है। लेकिन चूँकि ये जितने भी इदारे हैं ये बड़े मुनज़्ज़म हैं, और ये सारे जो इदारे मोस्टली जो बनाते हैं ये वही लोग होते हैं जो कि अंदर उस डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे होते हैं। अब जैसे डॉक्टर सलमान कह रहे हैं कि माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमारे जो इदारे हैं वो भी उनके आगे जो है ना कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो वाकई ये तो गेम बड़ी पुरानी होगी फिर। बिल्कुल, मैं वही बताने लगा कि ये जो बनाते हैं ना इदारे अपने छोटे छोटे, तो ये यहाँ तो मुलाजिम होते हैं, यहाँ किसी के साथ मिला के ये वो बना लेते हैं इदारे। कहीं ने किसी ने इंस्पेक्शन के लिए आना होता है तो पहले ही पता चल जाता है ये आज इंस्पेक्शन टीम ने आना है, तो वो चीज़ों को पहले ही साफ कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। तो इस तरह की सिस्टम अभी भी फार्मेसी काउंसिल में, पंजाब मेडिकल फैकल्टी में, और इस तरह जो दीगर इदारे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो कोर्सेज करवाते हैं वहाँ पे सब पे यही काम चल रहा है। वहाँ पे वो आते हैं, कुछ थोड़े बहुत देते हैं तो वो चले जाते हैं, जी इंस्पेक्शन क्लियर हो गई। कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, जो भी SOPs हैं, जो रूल्स हैं, उन पे भी अगर कोई एक भी मेरा ख्याल है फॉलो नहीं करता कुछ एक इदारों के। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ना, इसको अभी हम ये एक लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस लेनी चाहिए। जिसने भी इस शोबे में आना है तो उसको अच्छा जो मेडिकल कॉलेज है या अच्छा किसी के पास जो डिप्लोमा है जो सिर्फ PMDC से मंजूर शुदा है, जो PMDC की फैकल्टी है, उधर से करके जो है वो ये ऑनलाइन सबको पता चल जाता है ना, ये ऑनलाइन उनके पोर्टल में होगा ही कि कौन कौन से इदारे उनके साथ रजिस्टर्ड। PMDC की वेबसाइट पे भी मौजूद है। कल जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पे कह दिया है कि आइंदा से जो वर्कशॉप्स होंगी, जिसका सलमान हसीब भी जिक्र कर रहे हैं कि PC में किसी अच्छे होटल्स में आए दिन हम देखते हैं वो करवा के, तो एक जो डॉक्टर है
ये आम कई लोग हैं उनको भी 2 नंबर वो बना कर के रहे दे होते देते हैं, हैं। true। मुझे भी 1-2 कॉल्स आई ब्यूटी अच्छा। पार्लर वालों की, जनाब हमारी वर्कशॉप हो रही हमारे है पे आज। ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वाले छापा मारने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा आपके पास डिप्लोमा है? हाँ जी हैं। तो मैं कहा वो मुझे भिजवाएं, हम उनको कह देंगे आपके पास डिप्लोमा है। नहीं जी वो मेरी अम्मी ने किए हुए हैं। तो जो अम्मी ने किए मैं कहा चले वो भिजवा दें। नहीं अब वो भी नहीं है। तो भी सबने 2 नंबरियां लगाई हैं। डॉक्टर्स के साथ साथ जो आम जो लोग हैं जो ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं वहाँ पे बहुत बड़े बिल्कुल ऐसे ही है। अब बिलाल हम तो हाईलाइट ही कर सकते हैं तमाम तर इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं। और जो कंसर्न पर्सन्स हैं, ये जो इदारे हैं जिनका काम है, जो अथॉरिटी रखते हैं, उनको अब चाहिए कि वो आगे से इसको लेकर चले, एक्टिवली इनके ऊपर एक्शंस ले ताकि लोगों का पैसा और लोगों की जानें बचाई जा सके। हमारे साथ डॉक्टर सलमान हसीब मौजूद थे और मोहम्मद बिलाल मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। और इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज जुम्मे का मुबारक दिन है और आप सबको पता है कि जुम्मे के मुबारक दिन पर हम एक सेगमेंट जुम्मे की मुनासबत से करते हैं जिसमें हम कुरान करीम की और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम की तालीमात के हवाले से कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं जिनके ऊपर रोशनी डाली जाए, हमारी भी ज़िंदगी आसान हो और आप लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो। तो आज हमने बात करनी है कि जनाब मौजूदा तनाज़ुर में या अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो एक इस्लामी फलाही रियासत का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो इस्लाम हमें अमन और रवादारी का दर्स देता है और वैसे भी हमारा दीन इस्लाम अमन रवादारी का मज़हब है। हमें भाईचारे का दर्स देता है, हमें बताता है कि जनाब हमने प्यार और मोहब्बत के साथ किस तरह रहना है। हमें जनाब वो एक दूसरे की मदद करने के हवाले से बुनियादी हुकूक उसने फ़राहम किए। लेकिन अगर आज के दौर की मिसाल ली जाए या आज के दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर इस दौर का थोड़ा सा तकाबुली जायज़ा किया जाए तो हम एक दूसरे के लिए दिलों में प्यार मोहब्बत नहीं रखते हैं, हम सिर्फ़ एक दूसरे के लिए दिलों में कीना रखते हैं, जेलसी रखते हैं, हसद रखते हैं। अब वो जो एक बड़ा ही खूबसूरत दौर होता था जिसके बारे में हम बात भी करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, कि जिसमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत की जाती थी, एक दूसरे के साथ हमदर्दी की जाती थी, रवादारी की जाती थी, रवादारी का दर्स दिया जाता था, बड़ों की इज़्ज़त की जाती थी, छोटों के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखा जाता था। अब के दौर में बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो क्या हम एक सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी फ़लाही रियासत का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस्लामी फ़लाही रियासत है जिसमें हम रह रहे हैं, या हमें कौन से ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है इस वक्त में। तो इस पर बात करने के लिए मौलाना ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इस स्टूडियोज़ में इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मौलाना साहब सबसे पहले तो जिससे मैंने बात की है कि अगर मौजूदा दौर का देखा जाए तो इसमें एक इस्लामी फ़लाही रियासत का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो हमें एक थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी बताएं कि इस्लामी फ़लाही रियासत होती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इक्राहा फिद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, इस्लाम का जो तुरा इम्तियाज़ है वो दूसरे की फ़लाह है। बेशक बेशक। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरी तरफ से आपको सलामती है, मेरी तरफ से गारंटी है, आपको मुझसे कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। तो जो फ़लाही रियासत, लफ्ज़ जो फ़लाह है, आसान है, सादा है, इसके अंदर छुपा हुआ है कि खैर है। एक ऐसी रियासत, एक ऐसा इदारा, एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसा मुल्क कि जिसमें दूसरों का ख्याल रखा जाएगा, दूसरों की केयर करेगी। केयर कौन करेगा? उनकी बेहतरी कौन सोचेगा? रियासत सोचेगी, मुक़्तदरा सोचेगी, पुलिस सोचेगी, एस्टेब्लिशमेंट सोचेगी, अदलिया सोचेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना जिसको हम कहते हैं वो जब बनाई तो उसके अंदर सबसे पहला नुक्ता यही था कि दूसरे की खैर। आप देखिए कि जिस फलाही रियासत के अंदर हो कि दूसरे मुसलमान को गूर के बुरी नज़र से भी देखना गुनाह है, उस रियासत के अंदर आम इंसान के क्या हकूक़ हैं। और फिर जब जो एक मोमिन दूसरे को तंग नहीं करता तो फिर शरीयत ये कहती है कि एक मोमिन उस फलाही रियासत के अंदर
दूसरों को आसानियां बांटने वाला जो मर्द होता है, जो औरत होती है, जो दूसरों को खैर बांटता है, जो आइन और कानून का पाबंद होता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो किसी से दगा नहीं करता, उसके बारे में शरीयत ने कहा कि जो मोमन की हुर्मत है काबे से ज़्यादा है। अब देखिए कि जहाँ वो इंसान को पहले गारंटी दूसरा मुसलमान दूसरे बुरी नज़र से ना देखे, उस ये भी गुनाह है। जब वो नहीं देखेगा तो वहाँ आया कि अब ये जो मोमन है इसकी जो हुर्मत है खाना काबा से ज़्यादा है। मेरी बहन बात ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे अकेले। सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, मौला अली ने किया, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया। अब देखिए सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। वो 3 से जो काफ़िला शुरू होता है 113 पे जाता है। फिर जब 10 लाख की सहाबा की जमात बनती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़ाहरी विसाल हुआ तो 1.5 लाख लोग उस मौका पर मौजूद थे, यानी कि 1 से 2 जुड़ के 2 हुए, 2 से 3 हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गारंटी दी कि यहाँ पे मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों रह सकते हैं। अब देखिए मक्का हो या मदीना हो, वहाँ गैर मुस्लिम भी थे, लेकिन उनको गारंटी थी। अबू जंदल का जो वाक़या है कि जब सुलह हुदैबिया के मौका पर ये तय हो गया कि 10 साल की शराइत है कि कोई बंदा अगर मक्का से मुसलमान होकर मदीना आएगा तो मदीने वाले अल्लाह के नबी उनको वापस भेजेंगे, और माज़अल्लाह कोई मुसलमान अगर मदीना से गुमराह हो के इस्लाम को छोड़ के मक्के जाएगा तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। अब देखिए जब सहाबा को इस शर्त का पता चला कि भाई अगर मक्के से जो आएगा वो भी वापस जाएगा, जो मदीने में मुसलमान खुदा ना खासा गुमराह होगा तो वो भी वापस जाएगा, सहाबा को इसके ऊपर बड़ी हैरानगी हुई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये तलकीन की कि आप सब्र करें, इसके अंदर ही बरकत है। अबू जंदल जब आगे उनको अभी शराइत तय पा गई थी, दस्तखत नहीं हुए थे, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप इनको रवाना करें, वापस भेजें, क्योंकि हमारी आपसे बात तय हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अभी आपसे तो शराइत तय नहीं हुई, नहीं शराइत तय हुई है, लिखा नहीं है, तो फिर भी उनको वापस कर दिया। उन्होंने कहा भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। अब देखिए कि जो फलाही रियासत है, आज हमारी जो फलाही रियासत जिसको हम बनाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा जुर्म है, वो है झूठ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गैर मुस्लिम आता है, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई एक काम मुझसे छुड़ा ले, बाकी मैं सारे काम करूँगा। अच्छा। इनको सारे मैं गुनाह बाकी करना चाहता हूँ, लेकिन कोई एक काम ऐसा मुझे बता दे कि वो मैं छोड़ दूँ, बाकी सारे अपने मैं काम माज़अल्लाह जारी रखूँ जो मेरी बुराइयाँ हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी कलमा पढ़ लो, और कलमे की बरकत की वजह से आज के बाद आपने झूठ नहीं बोला। अब वो बंदा मुसलमान हो जाता है, ईमान की दौलत उसको नसीब हो जाती है, वो गुनाह की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में कोई बंदा मिलता है, कहते किधर जा रहे हो, जाओ गुनाह की तरफ रहे, तो कहता है कि यार अब मैं क्या इसको कहूँ जो मैं बुराई की तरफ तो बार बार जब उसके साथ ये आया, वो उठता है बैठता है, बुराई की तरफ जाना चाहता है, तो मेरी बहन वो बंदा झूठ नहीं बोलता। चंद दिन के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर कहा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसा कमाल है, एक गुनाह आपने कहा कि ये नहीं करना बाकी करते रहो, तो उसकी बरकत से यानी जो मैं झूठ नहीं बोलता उसकी बरकत से मैं बाकी गुनाहों की तरफ जाता मैं अब ये देखूं मेरी बहन बात ये है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो इस वक्त तबाही की सबसे जो बड़ी वजह है वो झूठ है। अच्छा। ताजर जो है वो झूठ बोल रहा है, जो उस्ताद है वो झूठ बोल रहा है, हमारे जो सियासतदान है वो झूठ बोल रहे हैं, हर तबके के अंदर हर हमारे माशरे में झूठ को गुनाह माज़अल्लाह नहीं समझा जा रहा। लेकिन कैसे इसको कहले के परवान चढ़ाया जा सकता है? इस्लाम तो हमें दर्ज देता है अमन रवादारी का, भाईचारे का, तो हमारे यहाँ पे तो माशरे में तो ये कहीं पर भी हमें पनपता हुआ नज़र नहीं आता है। तो आपको लगता है कि हमें किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए ताकि हमारे माशरती रवैयों में कुछ लचक लाई जा सके? ये हमारे ये जो खिता है ये सूफिया की बरकत से मुसलमान हुआ है। अब वो सूफिया माज़अल्लाह हमारे पास नहीं रहा, मुसलमान हैं, हमारे यहाँ जीन प्रॉब्लम है, कलमा हमने पढ़ लिया, हिंदुओं को मैं कहना नहीं चाहता हम गैर मुसलमानों के साथ साल से रहे, हमारे यहाँ पीछे जाएं तो 500-400 साल के बाद गैर मुस्लिम शुरू हो जाते हैं। तो अब इस खिते की ज़रूरत है सूफिया।
अच्छा। कि सूफी जो होते थे वो लोगों की तरबियत करते थे। जब बेशक। तरबियत करने वाला खुद बामल हो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के बारे में आता है, तो उनके पास एक औरत आई, कहा कि ये मेरा बेटा जो है ये शक्कर बहुत खाता था, आपने कहा कि कल आना। हाँ। तो कल आई तो कहा कि आज के बाद शक्कर ना खाना। तो माई साहब ने कहा बाबा जी अगर यही बात करनी थी कल कह तो देते। कल कह देते। उन्होंने कहा, तो कल तो मैं नहीं, खुद कल खाता मैंने था। खुद शक्कर खाई थी। हाँ, तो ये है वो तरबियत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए ना कि उनका एक गुलाम है, वो उनके साथ रहता है, गैर मुस्लिम है, उनको कई बार आपने कहा कि भाई आप मुसलमान हो जाए, तो वो कहते नहीं मैंने अपना दीन नहीं छोड़ना, मैंने अपना जो मेरा मजहब है मैंने नहीं छोड़ना, मैंने गैर मुस्लिम रहना है। तो कभी भी आपने उनके ऊपर सख्ती नहीं की, और जोर बिल आखिर जबरदस्ती जब नहीं की। देखा कि ये मुसलमान नहीं हो रहा तो आपने उसको आज़ाद कर दिया, कत्ल नहीं किया बल्कि आज़ाद कर कर दिया। दिया। तो सोसाइटी उस वक्त बेहतरी आ सकती है जब मैं अपने आप से नेकी का आगाज़ करूं। हमारे मुआशरे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो हम दूसरों अपने मामलात को बेहतर करने की बजाय दूसरों को मामलात ज़्यादा को। डिस्कस करते बिल्कुल, हैं, true। और अपने आप को ठीक करने की बजाय दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं देखिए कि इस मुआशरे में हम जो खालिस दूध पीते हैं, ये कौन देता है? खालिस दूध देता है जानवर, गाय देती है, भैंस देती है, बकरियां दूध देती हैं। लेकिन माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह मेरी बहन, जो पानी डालते हैं वो मिलावट इंसान होती है। वो इंसान अब देखिए जो खालिस दूध दे रहा है उसको हम जानवर कहते हैं, और जो अपने आप को अशरफुल मखलूकात में से शुमार करता है, जो समझता मिलावट है और कर रहा है, वो मिलावट करता है। अब देखिए जानवर किसका नाम होना चाहिए? ये सिर्फ समझाने के लिए बात इंसानी है जानवर कि है ये। जानवर जो है वो खालिस दूध दे रहा है, और जो अकल वाले हैं वो पानी डाल रहे हैं, और क्या क्या हमारे माशरे में हो रहा है। तो हमने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि ये जो उंगली आपकी तरफ करने की बजाय पहले मैं अपने आप अपनी को तरफ देखूं। करो। जब मैं अपने आप को देखूंगा, मैं अक्सर कहता हूं कि हम हमारे मुल्क में चाहते हैं फलाई रियासत बन जाए, नहीं बन पा रही। ठीक है, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो वक्त भी आएगा, और हमारा जो आइन है वो भी इस्लामी है, उसके ऊपर अमल हो जाए। बेशक, और हमारा तो मुल्क है ही इस्लामी फलाई रियासत है। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल का तो ख्वाब ही यही था कि इस्लामी रियासत। अब बात यह है कि फलाई रियासत नहीं बन रही, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज नहीं हो रहा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक लाहौर में इस्लाम नाफज कर लें, पूरे मुल्क में नहीं होता। पूरे लाहौर में इस्लाम नाफज नहीं कर सकते, तो हम अपने जो इलाका है वहाँ इस्लाम नाफज कर लें, उस पे भी नहीं वो हो सकता। गली में नहीं कर सकते, तो जो आमने सामने वाला शख्सियत घर तक है तो हो उसको सकता। कर लें। हम वहाँ नहीं कर सकते, अपने अपने घर में घर में कर इस्लाम नाफज कर लें। और जब मेरी बहन बेटी भी खुदा न खास्ता इस्लाम के ऊपर चलने वाली नहीं बनती, तो क्या जो मेरा 5-6 फुट का कद है इसके ऊपर इस्लाम नाफज करने किसने रोका है? क्या अमेरिका मुझे कहता है कि मैं झूठ ना बोलूं? यानी कि जो हम लोग जूतियां चोरी कर लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, ये जो ट्रैफिक का हमारा हाल है, कोई आके देख सकता है कि ये मुसलमान है? और अक्सर आप समझती हैं कि जो कौम अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकती, इशारे पे खड़ा नहीं हो सकती, वो तरक्की कैसे करेगी? तो हमें ये चाहिए कि हम आज से आगाज़ करें, और आगे माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है। बिल्कुल, हमारा यही तो मसला है मौलाना साहब कि हम रमज़ान की तैयारियां बिल्कुल कर लेते हैं। हम रमज़ान में नमाज़ें पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना भी छोड़ देते हैं, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है बाकी 11 महीने हम दोबारा से वही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वही गुनाह कर रहे होते हैं, वही कबीरा सगीरा गुनाहों में मुलव्वस हो रहे होते हैं। सिर्फ ये एक महीना ही हमारी तरबियत में रह गया है कि हमने अपने आप को एक खालिस मुसलमान समझना है, सिर्फ एक महीना ही। एक तो बात यह है कि हम इस रमज़ान के अंदर भी खालिस मुसलमान नहीं बनते। अच्छा, तब्दीली तो आती है, अल्लाह का शुक्र। जैसे आज रमज़ान जुमा है तो हम जुमे का नमाज भी पढ़ेंगे, जुमे का पूरा हफ्ता माज़अल्लाह नमाज नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ लेते हैं। तब्दीली आती है, लेकिन ये अल्लाह ने एक हमें ना दिया है नज़म, अपनी बॉडी को साफ़ करने के लिए, अपने जहन को साफ़ करने के लिए। दुनिया में जब हम कोई पेड कोर्स करते हैं ना, 15 दिन का कोर्स करें, 30 दिन का कोर्स करें, तो हम अपने अंदर वो खूबियाँ डेवलप कर लेते हैं जो भी हम कोर्स करते हैं। तो जब अल्लाह ने हमें ये एक ऑटो सिस्टम दिया है कि साल बाद 30 दिन का हमारे पास मेहमान रमज़ान आता है, तो मुझे आज ही चाहिए कि अगर मैं अपने आप को इस फलाही रियासत में फ़िट करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर हमें एक ऐसा नज़म बना लेना चाहिए कि अगर मैं ठीक होना चाहता हूँ तो हम अपनी जो मेरी 50-100 खामियां हैं उसको मैं तलाश कर लूँ, एक एक खामी को डेली की बुनियाद पे मैं अपने अंदर उसको ख़त्म कर लूँ, तो फलाई रियासत का हिस्सा बन। ये जो अल्लामा इकबाल का और कायदे आज़म का ख्वाब पाकिस्तान है, कायदे आज़म ने तो ये कहा था कि हम इस्लाम के नाम पे मुल्क को बना रहे हैं
और जो मुस्लिम चाहेगा वो मस्जिद में जाए और जो गैर मुस्लिम उधर बेशक, जाए। वो अपने- अल्लाह के अपने- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक ने तो गिरजाघरों की ज़मानत की गारंटी दी कि मैं इन गिरजाघरों की गारंटी देता हूँ, यानी कि यहूदियों की जो इबादत गाहें हैं, जो ईसाइयों की बिल्कुल, इबादत बिल्कुल। गाहें हैं, ईसाइयों की और साथ उनकी मसीही जो हैं उनकी इबादत गाहों की गारंटी इस्लाम देता है। और जो इस्लाम हमारे तक पहुंचा है उस बात को आगे शिफ्ट करना, कन्वर्ट करना, लोगों को बताना, ये हमारी बहुत बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है। और आपको लगता है कि मतलब जिस तरह के फ़िरके बन चुके हैं और हमारे तक इस्लाम वो प्योर इस्लाम ही पहुंचता है? मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो वेरी सॉरी हमारे यहाँ ना दीन की तबलीग नहीं हो रही, मसाले की तबलीग हो रही, फ़िरका वारियत बहुत फिरका ज़्यादा वारियत की हो रही है। हर बंदा, अल्लाह ने तो कहा था वला तफरकू कि तफरके में मत पड़ो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कैंची हमने पकड़ी हुई है, काट रहे हैं, उसको काटने की वजह से हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हर बंदा जो है वो इस्लाम का सफ़ीर है, इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाला है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं तो ये एक दायरा है, एक पाबंदी है। जब हम यहाँ बैठे तो इसके एक ज़ाब्ता इखलाक है, प्रोग्राम इतने बजे शुरू करना है, इतने बजे ख़त्म करना है। तो इस्लाम का भी ये तुरा इम्तियाज़ है कि हम जब इसके अंदर आ गए हैं तो फिर हमने वो करना है जो इस्लाम ने कहा है। जो हम चाहते हैं, जो मैं चाहता हूँ, जो नफ्स चाहता है, वो नहीं करना, बल्कि जो इस्लाम ने, शरीयत ने जिन कामों के करने का कहा है वो करना है, जिन कामों से मना का कहा है उन कामों से बाज आना है। अच्छा, हमारे मुआशरे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपको क्या लगता है जो हमारी नौजवान नस्ल है, अगर वो देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक इस्लाम से उस तरह कनेक्टेड नहीं है जिस तरह बाकी लोग हैं, या अगर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग देखा जाए तो उनका एक तो रोल क्या है, एक तो मुआशरे में, और दूसरा उनको किस तरह राग़िब किया जा सकता है मज़ीद, बड़ों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो आने वाली नस्ल है उसको लेकर जाए? नौजवान नस्ल का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उसकी माँ और उसका बाप कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो यूथ है वो ज़िम्मेदार नहीं है, माँ और बाप ज़िम्मेदार हैं। शरीयत ने कहा कि जब बच्ची और बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 साल का हो जाए, तो उसको प्यार से, मोहब्बत से नमाज की तरफ लेके उसको चीज़ें सिखाएं, बताएं। अब 7 साल का हो गया, 10 साल, 3 साल उसको प्यार से कहना, उसको एक कोर्स से गुजारना, नमाज कर पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। जब 7 से 10 साल की एज के दौरान वो खुद देखता है कि मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, फजर के वक्त मेरी माँ सोई रहती है, मेरा बाप सोया रहता है, तो 3 साल जब तक देखेगा, जब 10वें साल में जब उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, जब उसने आगे बालिग होना है, मसले मसाइल आने हैं, उसकी ज़िंदगी में जाना है, तो तब तो फिर देखिए ना, जो उसने जहाँ से सीखना था उसने ही उसको नहीं सिखाया, जिस तरह उसने माँ का हक था। अब वो माएँ हमें चाहिए कि जो नौजवान नस्ल की ऐसी तरबियत करें जिसको लोग देख कर रश करें। आज भी मैं समझता हूँ कि नौजवान बच्चियाँ और बच्चे ऐसे हैं कि हमारी जो मसाजिद हैं उनमें अक्सरियत अब मैं देखता हूँ कि नमाजी बच्चियाँ, जवान बच्चे हैं। और जब इन लोगों को, इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे उन बच्चों का भी आता है ना कि जो मस्जिद में अभी नहीं है। हर देखे ना मोहल्ले में जो मस्जिद है, अगर सारे के सारे लोग रोज़ नमाज पढ़े तो वो तो मस्जिद बाशी मस्जिद की तर्ज पे बनानी पड़ती, इतनी आबादी जो है। तो हमें यह चाहिए कि हम प्यार से, मोहब्बत से बच्चों को तरीके से इस्लाम की तरफ लेके, उनको ये ना करें ये बेटा ये करें, उनको कहें कि मैं कर, मुझे देखो। जब मैं कर रहा हूँगा मुझे वो देखेगा। जब पता है कि माँ झूठ नहीं बोलती, मेरा बाप झूठ नहीं बोलता, तो वो जो औलाद है वो झूठ नहीं बोलेगी। जब औलाद को पता है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा बाप झूठ बोल रहा है, तो कैसे होगा? आप ये भी देखना है कि मेरे बाप की तनख्वाह कितनी है और खर्चे कितने हैं। जब तनख्वाह से बाहर खर्चे जाएंगे तो फिर कहाँ से पैसा आना है? और जो हमारी ख्वाहिशात हैं
उनको भी हमने कम से कम करना है, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी उस पर राजी रहना है। बेशक ऐसे ही है, और अमन रवादारी का जो दर्स है उसको आगे लेकर चलना है। आप तक तो है, अगली नस्ल तक भी उसको पहुंचाना है, और ये हमारी एक अहम जिम्मेदारी है हमारे कंधों के ऊपर जो हमने पूरी करनी है। हमारे साथ मौलाना ज़ियाउल हक साहब मौजूद है। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।